जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं इंग्लिश एग्जामिनेशन से रिलेटेड। वैसे तो ये हर एग्जाम में काम आते हैं आपको, बट अगर हम डिफेंस की पर्टिकुलर बात करें, स्पेसिफिकली डिफेंस एग्जाम में जरूर आता है और ज्यादातर बहुत इजी भी होता है। बच्चे कुछ कुछ में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ये बहुत इजी टॉपिक होता है और वो टॉपिक है आपका ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो अगर हम ईडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो इसको हिंदी में बेसिकली मुहावरे भी बोलते हैं। तो मुहावरे तो डेफिनेटली ईडियम्स पे आ जाता है, बट फ्रेजेस का क्या मीनिंग होता है? फ्रेजेस का मीनिंग होता है विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ऑब्वियसली अगर एक छोटे 2-3-4 वर्ड का सेंटेंस मैं बना दूं तो इट विल डजंट मेक एनी सेंस अगर मैं उसका टाइम, ड्यूरेशंस, टेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से उसको ऐड ऑन करके एक सेंटेंस में फ्रेम ना करूं तो उसका सेंस नहीं बनता है। बट एनीवे, ज्यादातर मुहावरे बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, बट कुछ को हमें रटना जरूरी होता है। तो आज का टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा मैं। वैसे तो ऑब्वियसली इजी है, बट इजी हमेशा क्या बोलते हैं बेकार हो ये जरूरी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे डेफिनेटली प्रॉब्लम में फेस करते हैं। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो डेफिनेटली वो आगे बढ़े, बहुत अच्छे से इसको और सुधारे, बहुत और इंप्रूव करे। लेकिन जिन बच्चों को रियली में चाहिए होगा उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट यहाँ पे एप्पल पाई ऑर्डर इज बेसिकली एक कंडीशन या सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इन और एक प्लेस, सिचुएशन में भी अगर प्लेस की बात हो रही है, स्पेसिफिक चीजों की बात हो रही है, देन डेफिनेटली इट इज एट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एप्पल पाई ऑर्डर, इट्स अ वन वर्ड, दैट्स व्हाई वी हैव पुट द हाइफन इन अ परफेक्ट ऑर्डर, ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ, ईव क्रिसमस ईव, 24 के शाम को क्रिसमस ईव बोलते हैं क्योंकि 25 इज योर क्रिसमस। 31 के शाम को न्यू ईयर ईव बोलते हैं और फर्स्ट इज योर न्यू ईयर। आई होप आई हैव क्लियर्ड इट। एंड डेफिनेटली वो एक डे या डेट के बारे में है, दैट्स व्हाई ऑन। ठीक है, जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन मंडे या आई वॉज बॉर्न ऑन 25th। ठीक है, तो इसीलिए वो डेट्स की बात हो रही है, इसीलिए ऑन। ठीक है, आई विल लीव इन 2 months, मंथ्स की बात हो रही है इन। ठीक है, और पूरे डेट्स की बात हो रही है तो डेफिनेटली ऑन। ठीक है, बात क्या करेंगे प्रीपोजिशंस, जब आपका ये क्लियर होगा तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट। कुछ ऑब्जेक्शंस अभी भी होंगे, जस्ट होल्ड दैट थॉट। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स है, तो वो होल्ड योर थॉट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट यू नो व्हेन द सिचुएशंस विल कम देन ओनली वी विल एबल टू क्लियर द डाउट। जब तक हम उस सिचुएशंस में नहीं आएंगे डाउट क्लियर नहीं होगा। तो ऑन द ईव ऑफ इंस्पेक्शंस एवरीथिंग वाज केप्ट इन एप्पल पाई ऑर्डर। I believe I could have cleared it very nicely. थोड़ा सा confusion था, but ठीक है, I think now we are good to go. ठीक है, I hope it is clear. ठीक है, I hope it's clear. I hope. Let's see. We'll come back. बीच बीच में फिर से बात करते रहेंगे। Above all, same thing, before everything. सबसे पहले तो भैया इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो above all जो idiom and phrase है आपका, वो ये कहता है कि सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? Above all, he is blunt and daredevil. ठीक है, daredevil is itself is your idiom and phrase. daredevil का बेसिकली मतलब क्या होता है? आपके आईपीएल वगैरह में भी यू आर एबल टू टेक ऑल द चैलेंजेस एंड यू आर फियरलेस, राइट? तो अबव ऑल ही इज ब्लंट एंड डेयरडेविल। ये थोड़ा सा फिगरेटिवली है। ब्लंट इज बेसिकली अपोजिट ऑफ शार्प और वो डेयरडेविल भी है। तो सबसे ज्यादा अगर हम उस बंदे के बारे में पूरा कंक्लूजन में बताएं और पहली बार ये बताएं तो ही इज ब्लंट एंड डेयरडेविल। तो हो सकता है ब्लंट किसी और कंटेक्स्ट में बोल रहे हो क्योंकि एकदम सुन्न भी रहता है, लेकिन डेयरडेविल भी है, वैसा भी ले जा सकते हैं, राइट? लेट्स नॉट गो विद द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंसेस, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेट्स गो फर्स्ट विद द इडियम एंड फ्रेज और आप समझ गए हो। ठीक है, अब किस कंटेक्स्ट में इसको बोला है दैट ही इज ब्लंट एंड डेयरडेविल,
उस कंटेक्स्ट में हम बात नहीं कर सकते, वो तो आपको समझाने के लिए सिर्फ किया गया है। ब्लंट का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑपोजिट ऑफ शार्प, जहाँ पे जिस एरिया में नाइफ का ब्लंट एरिया होता है। हालांकि वो भी अगर आप मिलिट्री की बात करें तो डैगर वगैरह की अगर बात करते हैं तो वो भी यूजफुल होता है, क्योंकि it brings out the internal part of your body, but anyway let's not talk about it। और डेयर का मतलब तो हमें पता ही है। आगे बढ़ते हैं। एज फिट एज अ फिडल, फिडल बेसिकली यूज होता है अगर हम थोड़ा सा स्लैंग या फिगरेटिवली बोले तो वायलिन के लिए। वायलिन जो आपका होता है, जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। और फिडल एंड दैट इज मेड विथ सो मच ऑफ प्रिसिशन, राइट, एकदम प्रिसाइज तरीके से उसको बहुत क्लीन तरीके से प्रिसिशन तरीके से बनाया गया होता है। तो दैट्स व्हाई उसी फॉर्मेट उसी कंटेक्स्ट से हमने लिया है। ये आपको याद करना पड़ेगा। इससे पहले जैसे अब आपको इससे पहले की चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट यू ऑलमोस्ट नो द मीनिंग ऑफ इट, एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि आप इस चीजों को समझो, ठीक है ना, और हर चीजों को मैं आपको समझा पाऊं। आई एम ट्राइंग रियली हार्ड एट इट, ठीक है, फाइन। अगर मेरे को लगता है कि कहीं पे मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया तो आई विल कम बैक टू दैट एज वेल, ठीक है। एज फिट एज फिडल इज बेसिकली प्रिसिशन में बनाया है, तो दैट मीन्स इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कैसे यूज करेंगे? ही हैज रिकवर्ड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज रिकवर्ड हो गए हैं वो, he has recovered from illness and now he is as fit as fiddle। तो ये यूज कर सकते हैं आप। आपके घर में अगर कोई बीमार थे और वो आप बिल्कुल फिट और हेल्दी और स्ट्रांग, जिसको सभी को होना चाहिए, दिस इज व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, तो यू कैन यूज इट एज फिट एज फिडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है एमलेसली। रैंडमली आपने किसी चीज को पिक कर लिया और आपने ले लिया वो चीज को, तो इसका मतलब आपका कोई मोटिव नहीं था वो लेने का, बस आपने पिक किया, अच्छा लगा, ले लिया रैंडमली, ठीक है। रैंडमली आपने यूट्यूब में सर्च मारा, रैंडमली आपने रैंडम मोबाइल सर्फ वगैरह किया, इंस्टाग्राम वगैरह घुमाया, ठीक है। तो कोई मोटिव नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, ठीक है। तो द मिलिटेंट्स फायर्ड एट रैंडम किलिंग्स अ लॉट ऑफ, फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन, ठीक है। इंग्लिश में अगर उसको ढंग से रीड ना करें तो भी उसकी मीनिंग्स डिफरेंट हो जाती है। तो क्या कह रहा है कि जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स आर बेसिकली जो दुश्मन होते हैं, मिलिट्री से रिलेटेड है ना, मिलिट्री की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी को कहीं पे यूज करते हैं, तो डेफिनेटली दुश्मन या फिर जो भी टेररिस्ट लोग होते हैं वो रैंडमली कहीं पे भी गोली चलाते हैं, क्योंकि उनका मोटिव ये नहीं होता किसी बंदे को मारना, उनका मोटिव ये होता है कि अशांत या पीस को डिस्टर्ब करना, राइट। तो द मिलिटेंट फायर्ड एट रैंडम किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन, तो उनका कोई एक पर्टिकुलर मोटिव नहीं था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट अ लूज एंड, ये पढ़ना पड़ेगा। एट अ लूज एंड का मतलब ये नहीं होता कि समथिंग हैज लूजन अप और समथिंग। एट लूज एंड का मतलब होता है आप खाली बैठे हो, और बच्चे प्लीज खाली मत बैठो, पढ़ाई और तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। साथ में तैयारी करेंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। सेम थिंग नाउ डेज, और ऑफ कोर्स इसको हाइफन में इसलिए रखा है क्योंकि वो एक सिंगल वर्ड है, बट एक साथ में नहीं पढ़ा जा सकता। तो नाउ डेज ही इज एट लूज एंड बिकॉज ही हैज वूंड अप हिज बिजनेस। अब बच्चे बोलेंगे वूंड तो चोट होता है, नहीं, चोट तो ऑब्वियसली चोट होता है, लेकिन अगर वाइंड बोला जाए, वाइंड, वाइंड का जो फॉर्म होता है वो डेफिनेटली वूंड होता है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म होते हैं ना हर वर्ड के, है ना, पार्टिसिपल्स बोलते हैं जहां तक उसको हम, वर्ब के 2-3 फॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो वाइंड, वूंड एंड वूंड, जो थर्ड फॉर्म भी आएगा वो वूंड ही आएगा। वाइंड का मीनिंग ये होता है निपटा देना, खत्म कर देना। तो ये क्या बोल रहा है, वो खाली बैठा हुआ है क्योंकि अपने बिजनेस उसने खत्म कर दिए। तो एट अ लूज एंड का मतलब होता है खाली बैठना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लोज क्वार्टर्स की बात की थी, अब एक बात कर लेते हैं एट लॉगर्स हेड्स, या फिर एट लॉगर हेड या हेड्स, एट लॉगर हेड्स, टू बी एट स्ट्राइफ। बेसिकली
थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा जद्दोजहद, बेसिकली ये डिस्कशंस में कह सकते हैं कि कोई आप बिजनेस की मीटिंग कर रहे हैं या फिर आप आपस में कुछ ही चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका कंक्लूजन या डिसीजंस नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिस्कशंस या फिर कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ थॉट्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स होने की वजह से। तो कैसे यूज करेंगे? द पार्टनर्स ऑफ आवर फर्म आर एट लॉगर हेड्स दीज डेज। वो बहुत एकदम दिमाग लगा रहे हैं, कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन चल रहा है, लड़ाइयां चल रही, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, दे आर ट्राइंग। तो हेड सर को एकदम एक साथ लगा के एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, तो दैट्स व्हाई एट लॉगर हेड्स। ठीक है, इजी था ये तो। उसकी लिटिल मीनिंग में अगर चले जाए इडियम एंड फ्रेजेस के तो उसका मीनिंग समझना आसान हो जाता है। ठीक है, एट ऑड्स, ऑड्स मतलब ऑड वन आउट वगैरह जो हम रीजनिंग में करते हैं, जो अजीब सा हो। तो अजीब सा बेसिकली डिस्प्यूट्स को भी यूज कर या हाईलाइट करता है या यूज कर सकते हैं। जैसे द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वेयर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। ऑड्स मतलब बेसिकली उसमें डिस्प्यूट्स थे। तो लॉगर हेड्स या फिर एट ऑड्स इज समवॉट सिमिलर। एट ऑड्स में बस ये है कि उनकी लड़ाइयां डिस्प्यूट्स हो रही है, इसको सेलेक्ट करना है नहीं करना है। और लॉगर्स हेड्स में बेसिकली दे आर स्ट्रगलिंग कि व्हाट टू डू नाउ, बस व्हाट टू डू नाउ। और यहाँ पे सम आर आस्किंग अबाउट यस, सम आर सेइंग नो। तो डेफिनेटली वहां पे एक डिस्प्यूट अराइज हो चुका है, इसीलिए एट ऑड्स। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेक्चर रेट में, जीडी वगैरह में। इंडियो पाकिस्तान की अगर बात करें तो कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब वहां पे वो एरिया झगड़े का कारण है। जैसे कैसे यूज करेंगे? एंसेस्ट्रल मतलब पुश्तैनी है, आपके पुराने पूर्वज वगैरह की जो प्रॉपर्टी है, इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर्स। बिटवीन दो बंदे के बीच में आया है तो डेफिनेटली टू सिस्टर्स। बिटवीन, अमोंग एंड अमोंगस्ट, इसको कैसे यूज करेंगे वो भी डेफिनेटली हम जब प्रीपोजिशंस करेंगे वहां पे आपका ये चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट यहां पे कैसे यूज हो रहा है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन क्यों आया? क्योंकि ऑब्वियसली एप्पल है, तो इन, तो डेफिनेटली वो क्लियर हो गया आपका कि मैंने जब बोला था कि द हाउस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, या फिर अगर मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि एन एप्पल पाई ऑर्डर इज रिक्वायर्ड एट योर होम, तब एन आएगा, तब इन एन। ये बहुत एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रीपोजिशंस में। हम कुछ भी यूज कर देते हैं बोलते समय तो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी बातें, हमारे हाथ के जेस्चर से हमें सामने वाले को समझ में आ जाता है कि क्या मीनिंग है, पर ग्रामेटिकली तो डेफिनेटली वो एरर में ही आएगा। ठीक है, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड्स का मतलब ये है कि वो एक पॉइंट है जो हमेशा लड़ाई या झगड़े का कारण हो। नेक्स्ट, एट क्रॉस पर्पसेस, मतलब इसका पर्पस इट्स दिस एंड इसका पर्पस इज दिस। तो डेफिनेटली एक क्रॉस या फिर एक मतलब डिस्प्यूटिंग और आर्ग्यूमेंटेटिव पॉइंट बन रहा है, तो डेफिनेटली हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। तो डेफिनेटली हम अगर उस चीज को बोन ऑफ कंटेंशंस या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो हमने थोड़ा बहुत किया, उसकी तरह भी इसको यूज कर सकते हैं एट क्रॉस पर्पसेस, हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। कि नहीं, मैं जैसे आपके घर पे भी, नहीं मुझे ये करना है, वो दूसरा बोल रहा है नहीं मेरे को तो ऐसे करके इधर करना है, तो यू विल हैव टू अग्री। तो यू हैव अ क्रॉस पर्पसेस एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कैसे यूज करेंगे? हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पसेस। दोनों के पर्पस अलग अलग हैं, तो कैसे उस घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में पीस प्रिवेल होगा? वो डेफिनेटली आपके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट पे ही जाएगा या इंटेंशंस पे भी जाएगा। तो ये बहुत इजी है समझना। ईडियम एंड फ्रेजेस का जो टॉपिक है वो अपने आप में इतना ज्यादा इजी है क्योंकि हम बस एक उसके मीनिंग को अगर समझ लें तो डेफिनेटली उसका एक आंसर्स निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, उसको यूज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, बट वो तो सभी के लिए ही होता है। जितना आप रीड करेंगे, जितना आप सुनेंगे, जितना आप यूज करेंगे, प्रैक्टिस से आपका स्पोकन सुधरेगा। लेकिन ग्रामर के लिए तो आपको कुछ चीजें को रटना ही पड़ता है। ठीक है, तो समझने वाली बात हम कर रहे हैं, रटने वाली बात आप ऑलरेडी यहाँ पे समझ जाएंगे कि कैसे कौन सी चीजों को रटना पड़ेगा। जैसे ये भी एक समझने वाली चीज है, आफ्टर वंस ओन हार्ट।
दिल के बाद या दिल के करीब, टू वंस लाइकिंग। आफ्टर इसलिए आया, सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। व्हेन दीपा मेट अ मैन, जब दीपा मेट अ मैन आफ्टर हर ओन हार्ट, दिल के बाद, शी गॉट मैरिड टू हिम। तो बेसिकली हम इंग्लिश में हर चीजों को डीपली मीनिंग नहीं समझा सकते, बट आफ्टर वंस ओन हार्ट मतलब एक हार्ट है, ऐसा समझ लेते हैं, एक हार्ट है जो एक बंदे के लिए प्रायोरिटी है, उसके बाद भी अगर आपने कोई प्रायोरिटी लिखी है तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा हो गया आपके लिए, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट बिकॉज यू हैव गिवन इट टू समवन, तो डेफिनेटली इट्स टू वंस लाइकिंग। ठीक है जी, आई होप आई कुड हैव मेक यू अंडरस्टैंड कि आफ्टर क्यों लिखा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एट द बॉटम ऑफ। एट द बॉटम ऑफ मतलब लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या आया, टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, रिसीविंग एंड में क्या है, ठीक है, इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। तो ये रेस्पॉन्सिबल थी भैया, इस सब का जो कंक्लूजन आया है तो ये रेस्पॉन्सिबल थी, तो एट द बॉटम ऑफ। तो ऑब्वियसली ऑल इन ऑल या फिर अबव ऑल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं कि मेनली तो ये था, बट वो ऊपर वाली बात है, ये नीचे वाली बात है। नीचे से कैसे बात करेंगे, एट द बॉटम ऑफ, टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो इट वॉज फाउंड दैट लेटर, लेटर मतलब बाद में, दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल। ठीक है, सो आई होप you are able to do the mostly जो भी आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट सेशंस में इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन होगा आप एक बार जाके इस चीज को रिवाइज करिएगा। ठीक है, इस सारे सेशंस को एक बार मैं भी न्यू सेशन स्टार्ट करने में रिवाइज करूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद,